अभी अभी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने ईरान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान के सबसे ताकतवर नेता अली खामेनेई की जान लेने के पीछे कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि उनका अपना ही खून है। जी हां, बताया जा रहा है कि अली खामेनेई की सगी बहन ने ही उनकी जान ली है। अब अगर यह दावा सच साबित होता है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि सत्ता और रिश्तों की सबसे खतरनाक टक्कर होगी। अब अगर हमें इस सनसनीखेज खुलासे को सही से समझना है तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब ना कोई सत्ता थी, ना कोई कुर्सी थी, ना कोई सुरक्षा घेरे थे, बल्कि एक छोटा सा घर था, तंग हालात थे और एक ऐसा परिवार था जो खुद को पैगंबर की नस्ल से जोड़कर देखता था। अली खामेनेई का पूरा नाम है अली खामेनेई और उनके समर्थक उन्हें सैयद अली कहते हैं। सैयद शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस्लामी परंपरा में सैयद उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और दामाद अली की नस्ल से आता हो, यानी जिनका खून सीधे तौर पर पैगंबर के खानदान से जुड़ता हो। यही वजह है कि अली खामेनेई खुद को पैगंबर की 38वीं पीढ़ी से जोड़कर देखा जाता है। यह दावा धार्मिक वंशावली के आधार पर किया जाता है और इसी पहचान ने उनकी धार्मिक छवि को बहुत मजबूत बनाया। अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि वह काली पगड़ी क्यों पहनते हैं। दरअसल शिया परंपरा में काली पगड़ी उन मौलवियों की पहचान मानी जाती है जो सैयद यानी पैगंबर की नस्ल से हों। सफेद पगड़ी आम धार्मिक विद्वान पहनते हैं, लेकिन काली पगड़ी एक तरह से वंश की निशानी मानी जाती है। इसलिए जब आप अली खामेनेई को काली पगड़ी में देखते हैं तो वह सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता बल्कि एक दावा होता है कि वह पैगंबर के परिवार से जुड़े हैं। लेकिन कहानी सिर्फ वंश की नहीं है, यह कहानी जड़ों की भी है। खामेनेई नाम कहां से आया यह भी कम दिलचस्प नहीं है। ईरान के उत्तर पश्चिम में तबरीज के पास एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम है खामनेह। उसी जगह से उनके परिवार का ताल्लुक रहा और वहीं से खामेनेई उपनाम पड़ा, जिसका मतलब हुआ खामनेह का रहने वाला। यानी यह नाम किसी खिताब से नहीं बल्कि एक छोटे से कस्बे से निकला। उनका परिवार मूल रूप से अजरबैजान इलाके से जुड़ा माना जाता है, यानी तुर्क मूल की जड़ें और धार्मिक रूप से सैयद पहचान, यह दोनों मिलकर उनकी पहचान का आधार बनते हैं। उनके दादा सैयद हुसैन एक धार्मिक व्यक्ति थे जो नजफ तक पढ़ने गए। नजफ जो आज के इराक में है और शिया दुनिया का बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। वहीं से उनके परिवार में इल्म और धर्म की परंपरा और गहरी हुई। उनके पिता सैयद जावेद खामेनेई भी एक धार्मिक विद्वान थे, सादा जीवन जीने वाले स्वाभिमानी और काफी हद तक गरीब हालात में रहने वाले। लेकिन शिक्षा और धर्म में गहरी पकड़ रखने वाले परिवार की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी। घर बड़ा नहीं था, साधन कम थे, लेकिन घर में किताबें थीं, बहसें थीं और धर्म को लेकर गंभीर माहौल था। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के शहर मशहद में अली खामेनेई का जन्म हुआ। मशहद शिया मुस्लिमों के लिए एक पवित्र शहर माना जाता है क्योंकि वहां इमाम रजा का दरगाह है। धार्मिक माहौल में पले बच्चे का झुकाव किस तरफ जाएगा यह समझना मुश्किल नहीं है। कहा जाता है कि महज 4 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। बचपन खेल कूद से ज्यादा धार्मिक पढ़ाई में बीता। उनकी शुरुआती शिक्षा मशहद के हौजा यानी इस्लामिक मदरसे में हुई। हौजा वह जगह होती है जहां धार्मिक विद्वान तैयार किए जाते हैं। वहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती बल्कि फिक्ह यानी इस्लामी कानून, तफसीर यानी कुरान की व्याख्या, हदीस और दर्शन जैसे विषयों पर गहराई से पढ़ाया जाता है। बचपन से ही उनका झुकाव इन विषयों की तरफ बढ़ता गया। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन पिता ने पढ़ाई नहीं रुकने दी। सादगी उनके जीवन का हिस्सा बन गई। एक छोटे से कमरे में बैठकर घंटों किताबों में डूबे रहना, यह उनकी दिनचर्या बनती चली गई। 1958 में उन्होंने मशहद छोड़कर कोम का रुख किया। कोम ईरान का बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है जहां देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ने आते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने आगे चलकर उनकी जिंदगी की दिशा तय कर दी। वह शख्स थे रूहुल्लाह खुमैनी। उस समय खुमैनी एक उभरते हुए धार्मिक विद्वान थे जिनकी सोच परंपरागत धार्मिक ढांचे से अलग और राजनीतिक रंग लिए हुए थी। कोम के हौजा में अली खामेनेई ने फिक्ह दर्शन और इस्लामी राजनीतिक विचारधारा पर गहराई से पढ़ाई की। खुमैनी की कक्षा में बैठना उनके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक नई सोच से परिचय था। खुमैनी सिर्फ किताबों की बात नहीं करते थे, वह शाह के खिलाफ खुलकर बोलते थे। वह कहते थे कि धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकते,
यह बात युवा खामेनेई के दिल में उतरती चली गई। धीरे धीरे वह खुमैनी के करीब आने लगे। शिष्य और गुरु का रिश्ता मजबूत होता गया। खुमैनी ने उनमें संभावनाएं देखीं और खामेनेई ने खुमैनी में एक नेता देखा। यह वही दौर था जब ईरान में शाह की हुकूमत थी और विरोध की आवाजें धीरे धीरे उठ रही थीं। लेकिन अभी तक अली खामेनेई सिर्फ एक छात्र थे, एक धार्मिक विद्वान बनने की राह पर चल रहे युवक, जिनके पास ना कोई बड़ी कुर्सी थी, ना कोई राजनीतिक ताकत थी। उनका पूरा फोकस इल्म पर था, पढ़ना, समझना और अपनी पहचान को मजबूत करना। उनका बचपन गरीबी में बीता, युवावस्था किताबों और बहसों में गुजरी और कौम में बिताए सालों ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। वहां उन्होंने सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े, बल्कि यह भी सीखा कि सत्ता कैसे काम करती है, समाज को कैसे बदला जा सकता है और एक धार्मिक विचारधारा को राजनीतिक आंदोलन में कैसे बदला जाता है। यही वह नींव थी जिस पर आगे चलकर एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने ईरान की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने से पहले की यह कहानी हमें बताती है कि कोई भी नेता अचानक नहीं बनता। उसके पीछे परिवार की जड़ें होती हैं, परंपरा होती है, संघर्ष होता है और एक लंबी तैयारी होती है। अली खामेनेई की कहानी की शुरुआत सत्ता से नहीं, बल्कि एक छोटे से घर से होती है, जहां एक बच्चा काली पगड़ी की परंपरा और संयत पहचान के बीच बड़ा हो रहा था, जहां पिता की सख्ती और सादगी थी, जहां किताबें ही सबसे बड़ा सहारा थीं और जहां से निकलकर वह कौम पहुंचा और एक ऐसे गुरु से मिला जिसने उसकी सोच को नया रास्ता दे दिया। मशाहद की तंग गलियों से निकलकर कौम के मदरसे तक पहुंचा। वह नौजवान अब सिर्फ किताबों में डूबा रहने वाला छात्र नहीं रहा था, उसके अंदर कुछ और भी चल रहा था। एक बेचैनी, एक सवाल कि क्या धर्म सिर्फ मस्जिद की दीवारों तक सीमित रहेगा या फिर सत्ता के दरवाजों तक भी पहुंचेगा। कौम में अपने गुरु रूहुल्लाह खुमैनी के साथ बैठकों में शामिल होते हुए अली खामेनेई ने पहली बार खुलकर सुना कि शाह की हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है, कि राजशाही हमेशा के लिए नहीं होती। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। उस समय ईरान पर राज कर रहे थे मोहम्मद रजा पहलवी, जिनकी छवि एक आधुनिक लेकिन सख्त शासक की थी। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से उनके रिश्ते मजबूत थे और देश में तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा था। लेकिन इस बदलाव के साथ असंतोष भी बढ़ रहा था। धार्मिक वर्ग को लगता था कि परंपराएं टूट रही हैं और राजनीतिक विरोधियों को लगता था कि आवाज दबाई जा रही है। 1960 के दशक में खामेनेई धीरे धीरे खुलकर विरोध की राह पर उतर आए। वह भाषण देने लगे, पर्चे बांटने लगे और खुमैनी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने लगे। शाह की गुप्त पुलिस, जिसका नाम था सावाक, विरोध की हर आवाज पर नजर रखती थी। सावाक का नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर बैठ जाता था और यही सावाक कई बार खामेनेई के दरवाजे तक पहुंची। उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया तो वह अभी युवा थे, लेकिन इरादा मजबूत था। पूछताछ हुई, धमकियां दी गईं और छोड़ दिया गया। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले कुछ सालों में उन्हें कुल 6 बार गिरफ्तार किया गया। हर बार आरोप यही कि वह राजशाही के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। हर बार जेल की अंधेरी कोठरी उनका इंतजार करती थी। जेल के दिनों की कहानी आसान नहीं थी। उन्हें अलग थलग रखा जाता, पूछताछ के नाम पर घंटों बैठाया जाता। कई बार मानसिक दबाव इतना बढ़ाया जाता कि इंसान टूट जाए, लेकिन खामेनेई नहीं टूटे। कुछ समय उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में निर्वासित भी किया गया ताकि वह अपने समर्थकों से दूर रहें। लेकिन हर निर्वासन उनके लिए एक नया मौका बन गया। वह जहां भेजे जाते वहां भी लोगों से जुड़ जाते। 1978 आते आते ईरान में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सड़कों पर भीड़ उतर रही थी, नारे गूंज रहे थे और शाह की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। उसी दौर में खुमैनी, जो निर्वासन में थे, वह आंदोलन का चेहरा बन चुके थे और खामेनेई उनके भरोसेमंद साथियों में गिने जाने लगे। 1969 की शुरुआत में हालात ऐसे बने कि शाह को देश छोड़ना पड़ा और जब खुमैनी की ईरान वापसी हुई तो वह दृश्य ऐतिहासिक बन गया। लाखों लोग सड़कों पर थे और एक नई व्यवस्था की घोषणा होने वाली थी। इस्लामिक गणराज्य ईरान की नींव रखी जा रही थी। खुमैनी अब देश के सर्वोच्च नेता बन चुके थे और उनके आसपास जो चेहरे उभर रहे थे उनमें अली खामेनेई भी शामिल थे। क्रांति के बाद सत्ता का ढांचा बनना शुरू हुआ और इसी दौरान खामेनेई को तेहरान की जुमे की नमाज का इमाम बना दिया गया। जुमे का खुतबा ईरान में सिर्फ धार्मिक भाषण नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी होता है और यह जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत था कि वह भरोसे के दायरे में आ चुके हैं। लेकिन सत्ता की राह सीधी नहीं थी। 1981 में एक ऐसा हमला हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक कार्यक्रम के दौरान बम विस्फोट हुआ और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला मुजाहिदीन ए खल्क से जुड़ा बताया गया। विस्फोट इतना तेज था कि उनका दाहिना हाथ बुरी तरह प्रभावित हुआ और हमेशा के लिए कमजोर हो गया। आज भी जब उनके हाथ की हरकत पर लोग ध्यान देते हैं
तो उन्हें वही हमला याद आता है। इस हमले के कुछ ही समय बाद ईरान की राजनीति में उथल-पुथल हुई। राष्ट्रपति मोहम्मद अली रज़ाई की हत्या कर दी गई और देश को नए नेतृत्व की जरूरत थी। इसी माहौल में खामेनेई को राष्ट्रपति चुना गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा मोड़ था। अब वह सिर्फ धार्मिक नेता नहीं बल्कि औपचारिक रूप से देश के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति रहते हुए उनका ध्यान खासकर रक्षा ढांचे पर रहा। ईरान उस समय इराक के साथ युद्ध में उलझा हुआ था और देश को मजबूत सैन्य ढांचे की जरूरत थी। इसी दौरान उनका संबंध इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से और मजबूत हुआ, जिसे IRGC कहा जाता है। यह संगठन क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था और धीरे धीरे बेहद ताकतवर बन गया। खामेनेई ने इसके साथ मिलकर रक्षा नीति को आकार दिया। 1989 में जब खुमैनी का निधन हुआ तो पूरे देश में एक सवाल गूंज रहा था कि अब सर्वोच्च नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा। बहसें हुई, बैठकों का दौर चला और अंततः अली खामेनेई को नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुना गया। यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि उस समय वह आयतुल्लाह के दर्जे तक औपचारिक रूप से नहीं पहुंचे थे, लेकिन राजनीतिक समर्थन और विश्वास ने उन्हें इस पद तक पहुंचा दिया। इस तरह मशहद का वह लड़का जो कभी तंग हालात में पढ़ाई कर रहा था, अब देश का सर्वोच्च नेता बन चुका था। सत्ता के शिखर तक पहुंचने का यह सफर संघर्ष, जेल हमले और राजनीतिक चालों से भरा था, लेकिन इसी सफर के दौरान उनके निजी जीवन में भी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। परिवार के कुछ लोग उनकी राह से सहमत नहीं थे, उनके फैसलों पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि यह सब उस समय खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन बीज बोए जा चुके थे। क्रांति ने उन्हें ताकत दी, सत्ता ने उन्हें अधिकार दिया और युद्ध के दौर ने उन्हें सख्त बनाया। लेकिन हर कहानी के पीछे कुछ अनकहे अध्याय भी होते हैं और वही अध्याय आगे चलकर सबसे बड़ा तूफान बनते हैं। और अब कहानी उसी तूफान की तरफ मुड़ती है जहाँ कुर्सी पर बैठा सबसे ताकतवर शख्स अपने ही घर की दीवारों से घिरने लगता है, जहां खून का रिश्ता सियासत से टकराता है और जहां से शुरू होती है असली हलचल। अली खामेनेई की सगी बहन बादरी हुसैनी खामेनेई का नाम लंबे समय तक सार्वजनिक बहस में बहुत कम लिया गया, लेकिन धीरे धीरे वही नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आने लगा। बादरी ने शादी की थी एक धार्मिक विद्वान से जिनका नाम था अली तेहरानी। अली तेहरानी भी शुरुआत में इस्लामिक क्रांति के समर्थक रहे थे। उन्होंने भी शाह के खिलाफ आवाज उठाई थी और शुरुआती दौर में खुमैनी की विचारधारा से जुड़े रहे। लेकिन जैसे जैसे इस्लामिक गणराज्य की व्यवस्था मजबूत होती गई, वैसे वैसे उनके विचार अलग होते गए। अली तेहरानी खुलकर कहने लगे कि सत्ता कुछ हाथों में सिमटती जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या हर फैसले पर सिर्फ एक धार्मिक नेता का अंतिम अधिकार होना चाहिए। उनके भाषणों में धीरे धीरे आलोचना बढ़ने लगी और यही आलोचना घर की दहलीज पार कर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। ईरान और इराक के बीच युद्ध का दौर शुरू हुआ। माहौल पहले ही तनाव से भरा था। ऐसे में अली तेहरानी और बादरी ईरान छोड़कर इराक चले गए। इस कदम को कई लोगों ने सीधा विरोध माना क्योंकि उस समय इराक को दुश्मन देश की तरह देखा जा रहा था। आरोप लगे कि तेहरानी ने इराकी रेडियो से बयान दिए और ईरान की नीतियों की आलोचना की। जब हालात बदले और इराक में सद्दाम हुसैन की स्थिति कमजोर पड़ने लगी, तब अली तेहरानी ने ईरान लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह सीमा पार कर अपने देश में दाखिल हुए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने दुश्मन के साथ सहयोग किया, देश के खिलाफ प्रचार किया और युद्ध के दौरान सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश की। अदालत ने उन्हें 20 साल की सजा सुनाई। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी कार्यवाही नहीं था, यह एक संदेश भी था कि व्यवस्था के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि पारिवारिक संबंधों को देखते हुए उन्हें पूरी सजा नहीं काटनी पड़ी और लगभग 10 साल बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन इस दौरान परिवार के भीतर की खाई और गहरी हो चुकी थी। यहीं से कहानी में एक नया नाम सामने आता है, फरीदेह मुराद खानी, जो अली खामेनेई की भांजी हैं। फरीदेह ने खुलकर मानवाधिकारों के मुद्दों पर बोलना शुरू किया। उन्होंने मौत की सजा का विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों पर आवाज उठाई। समय के साथ उनका विरोध और स्पष्ट होता गया। 2022 में जब महसा अमीनी की हिरासत में मौत की खबर फैली तो ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर एक नारा गूंजने लगा, महिला जीवन आजादी। यह नारा सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया। और इसी दौर में फरीदेह का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने व्यवस्था को हिंसक और दमनकारी बताया। यह वीडियो विदेश में बैठे उनके भाई द्वारा सार्वजनिक किया गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर फैल गया। इसके तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें सजा सुनाई और जेल भेज दिया गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उनकी माँ बादरी हुसैनी खामेनेई ने एक खुला पत्र जारी किया। इस पत्र में उन्होंने अपने भाई की नीतियों की आलोचना की और लिखा कि वह जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने व्यवस्था को अन्याय बताया
और तानाशाही शब्द का इस्तेमाल किया। जब एक सुप्रीम लीडर की अपनी सगी बहन सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान दे तो वह सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं रहता, वह राजनीतिक प्रतीक बन जाता है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छाया रहा और सवाल उठने लगे कि क्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के घर के अंदर भी असहमति इतनी गहरी है। हाल के वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा है। अमेरिका के साथ रिश्ते भी लगातार उतार चढ़ाव से गुजरते रहे हैं। प्रतिबंधों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और देश के भीतर युवा पीढ़ी की मांगें बदलती जा रही हैं। ऐसे माहौल में जब परिवार के भीतर से ही विरोध की आवाज उठती है तो उसका असर सिर्फ निजी नहीं बल्कि व्यापक होता है। यह कहानी सिर्फ एक बहन और भाई की नहीं है, यह उस टकराव की कहानी है जहां विचारधारा और खून का रिश्ता आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वह शख्स है जिसने क्रांति देखी, जेल देखी, युद्ध देखा और दशकों तक सत्ता संभाली। दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन और भांजी हैं जो उसी व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। सवाल यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यह है कि क्या किसी भी व्यवस्था में असहमति की जगह बची रहती है, और जब असहमति घर के अंदर से उठे तो क्या वह ज्यादा खतरनाक हो जाती है या ज्यादा सच्ची लगती है। आज जब दुनिया ईरान की ओर देखती है तो उसे सिर्फ परमाणु वार्ता या क्षेत्रीय तनाव ही नजर नहीं आता, बल्कि अंदरूनी बदलाव की आहट भी सुनाई देती है। आने वाला समय बताएगा कि यह टकराव किस दिशा में जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि सत्ता जितनी ऊंची होती है उसके साए उतने ही गहरे होते हैं। अब आप बताइए, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक मतभेद है या वाकई एक बड़ी सच्चाई का खुलासा है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही परतें खोलते रहेंगे।